Good morning. Welcome everyone to our channel Mission Gurukul, your one-stop solution for EPFO, EO/AO examination. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन गुरुकुल में। हमेशा की तरह आज की क्लास में भी हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो EPFO का सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है इंग्लिश, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करते समय हम एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा दिखे। I want you, I want you to score the highest, the easiest in the easiest section, which is the English section. Approximately जो 20 questions हैं, minimum. We have to attempt. We have to write correctly. Attempt 18 questions. और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जब एग्जाम हॉल में हम बैठे हों तो एटलीस्ट इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास ये enthusiasm रहे, कुछ ऐसे दिखे। As discussed earlier, जो पिछले दो वीडियोस हुए थे हमारे वीडियो लेक्चर्स हुए थे, उसमें भी we discussed that approximately 20% of the questions are related to vocabulary, which includes synonym, antonym, meaning predominantly as well. तो obviously और जैसे कि पहले डिस्कस भी किया था कि throughout the length of this series of mini lectures, this series of mini classes, we will discuss 300 most asked questions by UPSC in different examinations. At the same time, we will cover 3 synonym and 3 antonym. In every class, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, in every class, we must remember all the synonym, all the antonyms that we study for each word. So effectively, by the end of this course, we will cover about 2100 high probability words, high probability phrases as well, जिसमें idioms भी include होंगे, but हम उनको इस तरह से याद रखेंगे जो everyday context में हम उनको use कर पाए, ताकि वो memory में ज़्यादा से ज़्यादा retain हो। और उसके derivable forms, मैंने अपने पिछले videos में भी derivable forms क्या होते हैं उनके बारे में discuss किया था। मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा discuss नहीं करूँगा at this point in time. So, राइट, आगे बढ़ने से पहले कल की सुबह वाली क्लास के बाद कल आफ्टरनून में मैंने वी हैड शेयर्ड on the telegram channel, we had shared an assignment with you guys, an assignment of 10 questions, and that assignment included questions from the words from the previous two lectures. तो अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर मेरे इस सीरीज के अटेंड किए होंगे तो आपको उस असाइनमेंट के जो 10 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना आपके लिए आई थिंक काफी इजी रहा होगा। अगर आप वीडियोस को दोबारा भी जाकर के देखो तो दोबारा वीडियो को गो थ्रू करके आई होप यू वर एबल टू आई होप यू वर एबल टू करेक्टली अटेम्प्ट दोस 10 क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर के एंड में वी विल शो द आंसर्स टू दोस 10 क्वेश्चंस। मेरा आइडिया ये है कि मॉर्निंग के क्लास के बाद ऐसा ना हो कि जब आप दोबारा उन वर्ड्स को देख रहे हो तो 24 घंटे का ड्यूरेशन जा चुका हो। आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दोस वर्ड्स ओनली इन द मॉर्निंग. First thing first, please internalize those words. Please use it in your day-to-day activities as much as you can, even in chat box, because abhi class start nahi hui hai. We are not discussing the 5 words. If you find an opportunity to use those words, please use those words. I will be really exuberant to see कि आप उन वर्ड्स को यूज कर पा रहे हैं अपने डेली एक्टिविटीज में, अपने डेली डे टू डे लाइफ में। सो जो मॉर्निंग की क्लास के बाद हर दिन आफ्टरनून में आई वाज थिंकिंग कि आपको मैं एक 10 क्वेश्चंस का असाइनमेंट शेयर करूं जिससे आप उन वर्ड्स के साथ इन्वॉल्व रहो, दिन के टाइम में भी, शाम के टाइम में भी, और उनको अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उन वर्ड्स का उन उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी, अगर ये टैक्टिक आपको सही लग रहा है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस लिख के भेज सकते हो। अगर ये शायद सही नहीं लग रहा है तो आप नो लिख के या और अपने सजेशंस लिख के भेज सकते हो अभी या फिर इस वीडियो के बाद भी। आई थिंक इट विल बी यूजफुल अगर आप अभी मुझे बता पाओ। तो मॉर्निंग में ये क्लास रहेगी, आफ्टरनून में आपको मैं लेक्चर के असाइनमेंट्स दूंगा जिसमें वो वर्ड्स यूज हो रहे होंगे, एंड देन नेक्स्ट डे की क्लास में, मॉर्निंग क्लास में, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस 5 न्यू वर्ड्स, and we will also have a short mini revision. So with that as the agenda, let's begin. Let's start today's class. Let's kickstart the engine, or if you remember, let's light the rocket. Let's kick the ball rolling. Let's begin. और हमेशा की तरह we will start
with a quick revision of yesterday's words. आपके स्क्रीन पे ये तीन, you can see three sentences, three questions rather. There are four options against these. Please take 30 seconds of your time to answer each of these questions. अगर आपको for one each of these questions 1-A 2-A 3-A जो भी आपको सही आंसर लग रहा है चैट बॉक्स में लिख करके in the next 20 seconds मुझे आप बता सकते हो and then we will take it forward. ये वर्ड्स कल के और उनके प्रीवियस क्लास के ओरिजिनल वर्ड्स और उसके सिनोनिम या उसके एंटोनिम से डिराइव्ड हैं. Let's take 15 more seconds. Let's take 5 more seconds. Alrighty, let's go. Let's see. First question: which of the following is the opposite of aghast? Aghast, if you remember, it was, अगर आपको इसका meaning याद हो, it was related to something which makes you afraid, which gives you a feeling of fear. So इसका opposite हो जाएगा. If you remember, its antonym was composed. So पहले का answer है composed, which means relaxed, normal, cool. Second question: which of the following is the opposite of partisan? Partisan was an adjective. It could also be used as a noun. It reflects a person who has a strong belief in something, a belief which cannot be moved, जिसे हम change नहीं कर सकते. उसका opposite definitely हो जाएगा impartial, जो partial नहीं है, जो biased नहीं है, जो दोनों side को सुनता है, जो just है. That would be the opposite of partisan. Partisan मतलब एक single line of thought है मेरा, मैं उससे में विश्वास रखूंगा. Impartial है कि मैं impartial is a person who's not partial. Partial का मतलब होता है भेदभाव करने वाला. Impartial मतलब he's दोनों साइड के justifications को ध्यान में रख के then अपना opinion देने वाला. Second answer is impartial. Third, the meaning of stellar was A, related to stars. It could also have another meaning, and that could be outstanding, amazing, superb. तो इसका अगर similar meaning यानी antonym ढूंढना है तो rudimentary का by the way meaning होता है basic. Rudimentary, basic, good, outstanding. तो obviously इसका जो आंसर होगा, जो synonym होगा, that will be outstanding. Good इसका आंसर नहीं होगा because good means okay. Stellar मतलब होता है it's like stellar, star से बना हुआ, star is like amazing. तो इसका ज़्यादा accurate आंसर होता outstanding. Also, let's attempt question 4 and 5. आपके पास, you can take some 15 seconds. Please attempt question number 4, question number 5 और 4-A, 5-A या जो भी आपको सही लग रहा है वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताएं. Let's take 5 more seconds. All right, sure, let's go. Which of the following can be described as parochial? Parochial आपको याद हो, ये synonym के रूप में डिस्कस किया गया था. इसका original word जो the original word that we used, अगर किसी को याद हो तो the original word was insular, जो कि insula से बना है, जिसका मतलब होता है island, cut off, detached. तो parochial का भी मतलब ये होता है something which is isolated, जो detached है, isolated है. तो which of the following can be described? इनमें से कौन सी चीजों को हम parochial कह सकते हैं? Strong headed person need not be very, a strong headed person need not be detached, need not be isolated. Highly infectious disease, कोई disease detached होने का sense नहीं बनता. A ship in the middle of a vast ocean, definitely a ship in the middle of a vast ocean is an isolated entity. एक isolated चीज है, एक cut off चीज है, एक detached चीज है. तो इसका आंसर ये हो सकता है. Let's move to the fourth option. A general prescriptive advice given by a doctor.
this does not make sense to be insular. So the answer is C. Fifth का answer है, which of the following is the opposite of elated? I hope you remember the meaning of elated. Elated was the synonym of exuberant, which was an adjective. इसका मतलब होता है खुश. Which of the following is the opposite of elated? Obviously, इसका answer हो जाएगा dejected. Dejected means sad. I hope you were able to answer these 5 questions. Ecstatic का भी मतलब, and ecstatic हम देखेंगे because ये frequently asked word है. Ecstatic का मतलब होता है very happy. तो इसका obviously the opposite of elated would not be ecstatic, it would be dejected. Courageous और happy का कुछ और meaning होता है. With that, let's move to the 5 words for today. चलते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ. मैंने सोचा कि जो लास्ट वर्ड था वो एक्साइटेड, थोड़ा ऐसे वर्ड्स है तो थोड़ा से लो टोन पे स्टार्ट करते हैं आज के क्लास. तो मैंने जो फर्स्ट वर्ड चुना उसे इसे दिस इज प्रोनाउंस्ड exacerbate. exacerbate. दिस इज अ वर्ब, यानी ये किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी क्रिया को डिनोट करता है. इट मींस, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, यानी किसी चीज को और बेकार, बुरा बनाना. ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पे इट्स अ सनी डे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी सनी. और अगर किसी समर हॉट डे में लाइट चली जाए तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ अस वुड बी लाइक दया इन दिस फिगर. हम इस सीआईडी के दया की तरह ही हो जाएंगे. द सिचुएशन विल बी exacerbated. इट विल बी वर्स. वर्स मतलब और बुरा होना. एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो द करेंट COVID-19 सिचुएशन is exacerbated because of some people's lack of cooperation. कुछ लोगों के lack of cooperation के कारण जो अभी का COVID-19 सिचुएशन है वो और भी ज्यादा exacerbate हो गया है, यानी वर्स हो गया है, और भी ज्यादा बुरा, खतरनाक, आउट ऑफ हैंड हो गया है. इस तरह से हम इसे दिस सेंटेंस एब्सोल्युटली मेक सेंस. सिनोनिम के तौर पे यस, डेफिनेटली रिमेंबर, you're not just studying exacerbate. आप सिर्फ exacerbate नहीं पढ़ रहे, you're also studying these 1 2 3 4 and in fact these 5 words in bold. exacerbate का synonym भी exasperate होता है. सुनने में they sound similar and both of them have a negative connotation attached to it. Exacerbate, exasperate, it means to become bad, to worsen. Aggravate also means the same. Exacerbate तो नहीं, but aggravate is fairly asked. कई बार एग्जामिनेशन में आपको 2 वर्ड्स दिए रहते हैं, aggravate versus aggravating. जहां aggravate का मतलब होता है to make worse, वहीं aggravating का थोड़ा सा अलग मतलब होता है. इसका मतलब होता है annoying या irritating. तो aggravate जहाँ पे इस सेंटेंस में the word aggravated या the word exacerbated makes sense. अगर आप aggravating यूज कर रहे हो तो that means annoying. Most of us would find the behavior of our sibling, of our sister, of our brother annoying, aggravating. तो ये थोड़ा सा फाइन एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, aggravate versus aggravating. But to come back to the topic, exacerbate का मतलब होता है to become bad. Has a synonym exasperate, worsen, aggravate. एंटोनिम के तौर पे अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उसका एंटोनिम वुड बी ऑब्वियसली जो चीज अच्छी हो रही है, जो इम्प्रूव कर रहा है. अमेंड का भी मतलब ये होता है इम्प्रूव करना, टू बिकम बेटर. अमेलियोरेट, अमेलियोरेट कई कॉनोटेशंस में यूज किए जाते हैं, बट अमेलियोरेट का एक लेस कॉमन बट सफिशिएंटली कॉमन दैट इट इज आस्क्ड इंटरप्रिटेशन है टू बिकम बेटर. अमेलियोरेट ये जो वर्ड है, the way it emerged, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है अमेलियोरेट, मतलब किसी को गहना पहनाना. गहना as in jewelry. So if somebody is wearing jewelry, तो they become more
conventionally they become more beautiful, they become more attractive. तो ameliorate का मतलब होता है to improve, to become better, to become more attractive. So obviously this is the opposite of exacerbate. Right, so this is the first word. Let's move to the next word. Embellish. Embellish is a verb. Again, it means to make something more beautiful. इसको याद करने के लिए आप ये ऐसे याद कर सकते हो, embellish, there are stars and it's becoming more beautiful. Embellish in itself is a जब इसे pronounce करते हैं, it's a very soft sounding word, embellish. uh, at least in UK English, US English has a whole different pronunciation and a whole different accent to it, but UK English, the original English as we call it, उनमें embellish को बहुत soft tone में, because ये princesses के context में use किया जाता था old Britain में. embellish का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाना, which is similar to this word, ameliorate. Right. For example, the newlywed bride was embellished with extravagant jewelry and exotic clothing. Extravagant and exotic just mean high-end, hi-fi. So the newlywed bride was embellished, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाया गया through jewelry and through clothing, कपड़ों के through. इसका जो the originally how this word was used, ये जो embellish का बीच का जो bell है, the word bell shows up in the middle of embellish, and bells, अगर आप ऐसे याद रखो, bells मंदिर में जो होते हैं, they are used to decorate something or embellish something, making it more attractive. अगर आप birthday parties में या किसी चीज में bell लगाते हो तो fancy bell at least, so you make it more attractive, more beautiful. तो embellish को की meaning को आप ऐसे याद रख सकते हो कि to make more attractive, to make more beautiful. इसका synonym हो जाएगा beautify, enrich. rich मतलब होता है अमीर, enrich मतलब अमीर बनाना. अमीर यहाँ पे इस सेंस में यूज हो रहा है कि खूबसूरती के सेंस में यूज किया जा रहा है, enrich. adorn, ये उतना कॉमनली आज वर्ड नहीं है, बट ये काफी पॉपुलर है, सो आई वांट यू टू रिमेंबर इट. adorn का मतलब होता है टू embellish. smear, कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, स्पेशली द हिंदू में, द हिंदू का ये बहुत आई शुड से पॉपुलर वर्ड है, बिकॉज स्मेयर का मतलब होता है किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी को आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को लांछन का मीनिंग पता होगा, बट इट मीन्स किसी को इंसल्ट करना. harm means the same thing. tarnish also means smear, किसी के ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगाना, किसी की क्वालिटी को खराब करना. ये एंटोनिम हो जाएंगे embellish के. Right, I hope this was not very difficult. Let's move to the third word. Assiduous. Right, this is a strong sounding word, assiduous. अगर आप इसको याद रखना चाहो तो there's this guy who's working out in the gym, ये उसका बारबल है, और उस बंदे को हम assiduous कहेंगे, like बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, डिलिजेंट बंदा है. तो assiduous का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो कांस्टेंट एफर्ट लगाए. एडजेक्टिव है, तो ये किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बताता है. marked by care and persistent मतलब consistent, continuous. marked by care and persistent effort. That is the meaning of assiduous. For example, Sheila was known for her assiduous attempts to learn French. शीला अपने persistent, अपने hard working, अपने constant attempts के लिए known है. attempts to know French के लिए she is known. So this is assiduous, definitely makes sense in this sentence. इसके synonym हो जाएंगे, जो clear है, persistent, tireless, continuous. ये दो important synonyms हैं. diligent, कई बार आप पीटीए मीटिंग्स में सुनते होंगे कि आपका बच्चा बहुत डिलिजेंट है, या आपका बच्चा बहुत डिलिजेंट उतना नहीं है जितना इसे होना चाहिए इतने मार्क्स लाने के लिए. ऑल दोस थिंग्स हम सब ने सुना है बचपन में, हम सब ने पीटीए मीटिंग्स अटेंड की हैं. तो डिलिजेंट, एसिडुअस, सेड्यूलस is an important word as well. इसका भी मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को हार्ड वर्किंग, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अनकॉमन बनाया जाए इसे. वी शुड यूज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज
जब हम किसी के बारे में बोले, जब हम अपने आप के लिए गोल्स सेट करें, तो हम वी शुड say that I am going to be a sedulous student, I'm going to be a diligent learner. uh, इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेजी, रिलैक्स्ड, कैजुअल. आई थिंक ये तीनों फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So I want you all to be assiduous. I want you all to be tireless in your attempts. Uh, जब आप क्लास जब जब मैं आज दोपहर में असाइनमेंट शेयर करूंगा, आई वांट यू टू बी परसिस्टेंट विद दोस असाइनमेंट्स. आई वांट यू टू बी डिलिजेंट. अगर किसी का वर्ड का मीनिंग नहीं आता रहा है, गो बैक टू द वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड करें आप उस वीडियो को एंड गो थ्रू दोस. मैं जानबूझ के एवरी वीडियो इज अबाउट 25-30 minutes, so that you have enough time टू कंज्यूम इट थ्रू आउट द डे. आप दिन में लगातार छोटे छोटे चंक्स में उनको दोबारा से कंज्यूम कर पाए जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो. प्लीज बी डिलीजेंट इन दोज मैनर, प्लीज बी शेड्यूलस इन दोज मैनर. इन सब का रिजल्ट अक्टूबर में आने वाला है. आई एम रियली श्योर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वी विल डिस्कस द हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. वी हैव एन अटेम्प्ट कि हम 18 क्वेश्चंस मिनिमम करें. आई वांट यू टू बी एसिडुअस. जस्ट डोंट बी हार्ड वर्किंग, टू बी एसिडुअस, be continuous. With that, we move to the fourth word, the second last word, hyperbole. हम में से जिनका मैथ बैकग्राउंड है, वो हमने उन लोगों ने हाइपरबोला पढ़ा था. दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ड, बट उसका इंटरप्रिटेशन सिमिलर तरीके से है. अगर आप अपने किसी आइडिया को, किसी थॉट को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, बड़े बड़े एग्जैजरेट करके बोलते हो, अगर जैसे कि यहाँ पे इस इमेज से आप समझ पा रहे होगे, किसी चीज को बड़ा कर करके बोलना, उस ऐसी चीज को हम हाइपरबोल कहते हैं. तो इसका मीनिंग होता है इंटेंशनल, जानबूझ के किया गया एग्जैजरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोली गई बात. मेकिंग टू सीम मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज. मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज, जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज्यादा टाइम्स उसे इम्पोर्टेंट बोल के बताना. दैट थिंग इज कॉल्ड हाइपरबोल. हाइपरबोल एक नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, the court's ruling cleared that the charges were nothing but a false hyperbole of a minor mistake. The court की जो ruling है उसे ये clear हुआ कि जो charges थे वो कुछ और नहीं बल्कि एक गलत hyperbole, एक false exaggeration थे, एक छोटे सी गलती के. Right. The claim that the Vendee is an aquatic Everest is not a mere oops. The claim that the Vendee is an aquatic Everest is not a mere hyperbole. Vendee is a name of a. You don't need to know इस question को attempt करने के लिए you don't need to know the meaning of Vendee. It's a proper noun which is referring to a mountain. Is an aquatic Everest is not a mere. ये जो claim है ये mere मतलब सिर्फ एक hyperbole है, सिर्फ एक false exaggeration नहीं है. इस sentence का मतलब यह है कि the claim that something is not a mere हाइपरबोल, ये सिर्फ एक फॉल्स एग्जैजरेशन नहीं है, ये हो सकता है कुछ और भी हो. इस सेंटेंस का ये मतलब है. इसके सिनोनिम्स में ओवर स्टेटमेंट, ओवर मतलब ज्यादा, स्टेटमेंट मतलब बढ़ा के, ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ा के बताई गई बात, एग्जैजरेशन, मेटाफर, हाइप. दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम में ऑफ कोर्स ओवर स्टेटमेंट का ऑपोजिट अंडरस्टेटमेंट. कंप्रेशन, कंप्रेस का मतलब होता है स्क्वीज करना, दबाना. हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कंप्रेशन. डिक्रीज, और डिक्रीज अगर ये नाउन के तौर पे यूज किया गया हो तभी, बिकॉज अगेन जैसा आपको याद होगा, जो ओरिजिनल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसके सिनोनिम्स का पार्ट ऑफ स्पीच भी वही होता है और उसके एंटोनिम का पार्ट ऑफ स्पीच भी वही होता है. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड. अगेन मैं चाहता हूं कि हर क्लास का एंड एक हैप्पी नोट पे हो, इसलिए मैंने एक हैप्पी वर्ड चूज किया, फर्वर. फर्वर का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस पैशन, बहुत सारी खुशी, जॉय, पैशन. जैसे कि इस इंसान के चेहरे पे दिख रहा होगा आपको. आई डोंट नो ये कौन से टीवी सीरीज उठा है, बट इट्स वेरी कॉमन. फर्वर, फर्वर एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है. फरवियर, फरवियर का मतलब होता है बॉयल करना. तो जब आप किसी चीज को बॉयल कर रहे हो तो उसमें जो चीज उबल रही है तो उसमें देयर इज लॉट ऑफ इंटेंसिटी टू इट, उसमें बहुत सारा एनर्जी है. जिन लोगों का थर्मोडायनेमिक्स बैकग्राउंड होगा वो समझ पा रहे होंगे. जो लोगों का थर्मोडायनेमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जैसे लोग, उनके लिए भी इट्स फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड. फरवेयर का ओरिजिनल लैटिन मीनिंग होता था बॉयल करना
या किसी चीज को ग्लो करना। अगर आप चावल बॉईल कर रहे हो या पानी बॉईल कर रहे हो तो उसमें जो एनर्जी होती है उसके लिए फरवेयर वर्ड यूज किया जाता था। बट ये तो साइड नॉलेज के लिए है। फर्वर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस, बहुत एनर्जी और बहुत पैशन। एग्जाम्पल के तौर पे, द पॉपुलर लीडर वेव्ड एट द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड हिज हाउस, रैम्पिंग अप देयर एक्साइटेशन एंड फर्वर। अगेन, आपको अगर ये इन सारी चीजों के वर्ड्स नहीं भी, इन सारी चीजों का मतलब नहीं भी पता हो, तो भी अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, कई बार यूपीएससी क्या करती है कि अगर एक वर्ड अगर यहाँ पे ब्लैंक होता तो आपको स्टिल यू आर इन अ पोजिशन कि आप इसका सही आंसर कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड है। तो एंड के आसपास वाले जो वर्ड होंगे उनका सिमिलर मीनिंग होगा एक्साइटेशन के। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एक्साइटेशन के सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पे अगर आपको फर्वर याद है कि इट मीन्स बॉइलिंग, इट मीन्स हैप्पी, इट मीन्स नॉट एग्जैक्टली हैप्पी, इट मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा पैशन। तो यहाँ पे फर्वर बिल्कुल इट मेक्स सेंस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ज़ील, आर्डर। ये इसलिए यहाँ पे हाईलाइटेड है रेड में बिकॉज आई एम फॉलोइंग यूके इंग्लिश। यूके इंग्लिश में इसे ARDOUR ही बोला जाता है। आर्डर, पैशन। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसइंटरेस्ट, मतलब जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो लेजी है, जो लेथार्जिक है। तो लेथार्जी। अगर इनडिफरेंस इज अनदर सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको आप याद रखना। इनडिफरेंस का मतलब होता है जिसपे कोई फर्क ना पड़े। मतलब जो भी हो रहा है दुनिया में हो रहा है, अगर तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम्हें इनडिफरेंट कहा जाएगा। मतलब कोई डिफरेंस नहीं पड़ता मेरे को जो भी हो। तो वैसे 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 वर्ड्स के लिए, वैसे फीलिंग्स के लिए इनडिफरेंट या इंडिफरेंस यूज किया जाता है। इंडिफरेंस इज द ऑपोजिट डेफिनेटली। फॉरवर्ड इज समबडी हु इज रियली चार्ज्ड, जो बहुत हाई हाई इन एनर्जी है। इंडिफरेंट इज लाइक जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हु इज नॉट वेरी वेल एक्साइटेड। All right, so those were the 5 words for today. I want you to remember the synonym, the antonym, the 5 words. और ये अगर आपको इमेज आपको याद करने में हेल्प करे, आई थिंक दैट शुड बी यूजफुल। आई वुड आस्क यू कि थ्रू आउट द डे, दिन में एटलीस्ट एक बार और ये बात आप ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे आपकी रिटेंशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। 3 चीजें कर रहे हैं हम। मॉर्निंग की जो क्लास होगी हमारी अबाउट 30 मिनट्स की, दिन के जो असाइनमेंट्स होंगे वो, और उसके बाद मतलब उस मॉर्निंग वाली क्लास के अलावा देर इज एटलीस्ट वंस मोर, एटलीस्ट एक बार और आपको यू शुड गो थ्रू दिस वीडियो, ताकि आपको वो वर्ड्स याद रहें। तो शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, एटलीस्ट वंस मोर यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस वीडियो। एक बार इस वीडियो को और देखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको वर्ड ज्यादा इजिली। मैं एक बार हार्वर्ड का एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 3 से 4 घंटे बाद जब आप कोई कोर्स पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके 3 से 4 घंटे के बाद ओनली 50 to 55% कंटेंट आपको याद रहता है। हाउएवर अगर आप उस कंटेंट को पढ़ने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को दोबारा पढ़ लें, तो उसकी मेमोरी रिटेंशन अबाउट 80 to 90% बढ़ जाती है। तो अगर आप एक यही चीज को दोबारा 24 घंटे के अंदर देख लोगे, तो यू हैव अ मच मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग दोज वर्ड्स। याद रहेगा आपको कई ज्यादा। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार और दोबारा जरूर देखना। दिस इज फॉर योर, अगर आपको लगता है कि आपको वर्ड्स याद है, फेयर एंड वेल, यू डोंट नीड टू वॉच इट अगेन, राइट? So abhi we are still left with something. I would quickly discuss the answers to the assignment that I gave you yesterday. जो दिन के टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने कल दिन में असाइनमेंट शेयर किया था प्रीवियस वर्ड्स के ऊपर, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर्स। आई होप आपको वो असाइनमेंट्स मिले हों। अगर किसी को नहीं मिला है तो नो लिख के या मुझे यहाँ पे ग्रुप चैट में बता सकता है। आई विल शेयर दैट विथ यू। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ऐड हो और आपके साथ वो डेली असाइनमेंट शेयर करें, राइट? तो ये जो प्रीवियस वर्ड्स थे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे असाइनमेंट के। अगर क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको याद होंगे ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर ये है। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी वेरी डिवाइडेड बाय कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन।
इट डज नॉट नीड एनी मोर, ये जो वर्ल्ड है ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड है, इसे और ज्यादा आइसोलेशन की या इंसुलैरिटी की जरूरत नहीं है. Second question, he was particularly disliked by the opposition party, which never lost an opportunity of venting its antipathy by attacks on upon him. इसका मतलब he was वो there's somebody जो बहुत ज्यादा dislike था opposition party से, और वो opposition party कोई भी opportunity नहीं छोड़ती थी अपनी antipathy express करने में. Antipathy आपको याद हो, इसका मतलब होता है disdain, hatred. तो यहाँ पे antipathy makes sense. The Black Plague, or Black Plague, howsoever it is pronounced, the Black Plague was yet another ailment that was highly contagious. Contagious आपको याद हो, it means transmissible. Again, contagious को याद, अगर याद ना भी हो तो आप इस phrase से transmissible, easily transmissible से आप contagious याद कर सकते हो. कुछ words इसमें से directly previous words के हैं, कुछ words इनके synonyms हैं. Obviously आपको सारे कुछ याद रखने हैं, synonyms and antonyms. The first meeting featured multiple speakers deeply rooted in a partisan and biased agenda. Again, आपको partisan अगर यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप and देखोगे और उसके आसपास जो word है biased, उसका meaning देखोगे. Biased means the same as partisan. Partisan मतलब, go through the previous video to see what partisan means. It means somebody who is biased, somebody who has a strong, who is just one-sided, is a partisan. किसी ने लास्ट क्लास में ये भी लिखा था, पार्टी पर्सन के रूप से आप याद रख सकते हो, जो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ ही हमेशा इंक्लाइंड हो, जो बायस्ड हो. तो ये 4 वर्ड्स के आंसर ये है. सिमिलरली 5, 6, 7, 8 के आंसर्स. Fifth question, unlike other parts of the world, the number of COVID-19 cases in China is receding fast. अगर आपको याद हो तो हमने वर्ड डिस्कस किया था, recede मतलब होता है decrease. Go through the previous video, या आपको previous video में दिख जाएगा. The generic advice given by healthcare professionals to avoid the coronavirus is to observe social distancing, wash hands, and maintain insularity. Generic मतलब होता है broad, general. तो general advice जो professionals देते हैं कोरोना वायरस के बारे में, वो ये है कि social distancing maintain करो, hands wash करो, और isolated रहो, insularity maintain करें. Right. Seventh question. 2018, the major political victory of BJP was a moment of great ebullience. Ebullient का मतलब होता है खुश, ebullience का मतलब होता है खुशी. Elated भी इसी से है. Exuberant जो ओरिजिनल वर्ड था, उसके सिनोनिम के फॉर्म में हमने ebullient देखा था. यहाँ पे ebullience के बदले exuberance भी हो सकता था, which is a noun. 8th, 9th, 10th. The business implication of a lockdown are very damaging. Some companies were stunned. Stunned का मतलब होता है surprised, shocked, when ये भी previously discussed word है. 9th question, when students learn in an instructive learning environment, they do not thrive. While students learn in an instructive learning environment, they do not thrive. यहाँ पे इन होगा. In a teaching ecosystem that relies too much on giving instructions and is didactic. तो जहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में अच्छे से लर्न करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो थ्राइव करें एक ऐसे टीचिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिया जाए. इंस्ट्रक्शन का सिमिलर फॉर्म था डिडैक्टिक. तो इंस्ट्रक्शन से आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं डिडैक्टिक. स्टेलर प्रॉपर्टीज होता है, स्टेलर होता है स्टार के रिगार्डिंग या फिर आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पे इसका मतलब है the properties of star of this newly discovered celestial bodies can give scientists answers to some of the most intriguing questions on space. Right. Just last 2 minutes, आप में से जिनका भी जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उनमें से जिनके भी 7 या 7 से ज्यादा क्वेश्चंस सही हुए हैं, वो प्लीज यहाँ पे अपना प्लीज यस लिख करके मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो. आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग इसको कितने % एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. तो अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चंस आपने कल के असाइनमेंट सही किए थे,
तो प्लीज पुट इन अ यस इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं किए थे तो कोई बात नहीं, गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, आप दोबारा उसको जाकर के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सिमिलरली आज के क्लास में जो हमने 5 वर्ड्स डिस्कस किए, इनके ऊपर एक असाइनमेंट आएगा आज दिन में। यू आर सपोज टू गो थ्रू दैट असाइनमेंट, सपोज टू सॉल्व इट। कल के क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। With that, we come to the end of today's class. I hope you're liking the nature of these classes. I want you to be very cautious of one thing. अगर इसे आप सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ोगे, सुबह में भूल जाओगे, पूरे दिन नहीं सोचोगे, तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी ये मुश्किल होगा याद रखना। तो प्लीज इसको जितना ज़्यादा यूज कर सको, असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना। आप इन वीडियोस को दोबारा एटलीस्ट वंस देखना आज के दिन में। और आज अगली क्लास में विल स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन एज वेल। ऑल राइट, तो इसी दया के चेहरे के साथ हम आज का क्लास एंड करते हैं। Thank you so much for attending today's class. If you liked this class, please hit like on the video, share it with your friends, subscribe to our channel. Do look out for the assignment that we will give to you on Telegram group. जो Telegram में आएगा उस पे नजर रखें आप, वो हम दिन में शेयर करेंगे, उसको अटेम्प्ट करना। If you have any doubt, please put in the comment box. Stay safe, घर पे रहें। The situation is very dismal, it's very bad outside, COVID situation. Stay safe, take care, God bless. Thank you, or see you tomorrow.